मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तत्पुरुष के अंतर्गत सप्तमी तत्पुरुष को। और तत्पुरुष जो हमने 7 तरीके के पढ़े हैं, और उसके विशेष कुछ अन्य नियमों को भी आज हम जानेंगे। सप्तमी तत्पुरुष विधान करने वाला जो सूत्र है, लघु सिद्धांत कौमुदी में जो उद्धृत किया गया है, वो है यहाँ पर सप्तमी सौंडैहि। इसके अलावा भी 3-4 और सूत्र हैं जिनके द्वारा सप्तमी समास का विधान होता है, किंतु लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने उनका बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं है, स्वल्प प्रयोग है, ऐसा जानकर के उन्हें छोड़ दिया है। यहाँ पर सप्तमी सौंडही सूत्र के द्वारा जो समास विधान होता है उसको हम कहते हैं सप्तमी तत्पुरुष। सूत्र का अर्थ ये होता है सप्तम्यंतम सौंडादिभिः प्रागवत, अर्थात सप्तम्यंत समर्थ सुबंत का सौंडादिभिः, सौंडादिभिः से लगता है कि ये सौंडादि कोई गण है। गण पाठ में आप देखेंगे सौंडादि एक गण है जिसमें इतने सारे शब्द आते हैं जो हमने यहाँ पर लिख रखे हैं और वो गिने हुए हैं। सौंडादि आकृति गण नहीं है, इस बात को जाने रहिएगा। तो जिसके कारण उसमें जितने शब्द गिन दिए गए हैं बस उतने ही उसमें आएंगे। सूत्रार्थ आप समझ गए कि सप्तम्यंतम सौंडादिभिः प्रागवत, सप्तम्यंत समर्थ सुबंत का सौंडादि गण पठित शब्दों के साथ में समास होगा। जैसे अक्षेषु सौंडः, यहाँ पर सप्तमी समास होता है। अक्षेषु में अक्ष सुप यह सप्तम्यंत पद है। सौंडादि गण पठित में से सौंडसु यह सौंडादि प्रकृति है। इनमें समास हो गया सप्तमी सौंडई इस सूत्र के द्वारा। अक्ष माने होता है पाशकः, जिसको आप कहते हो पासा, जो कि शकुनी मामा के हाथ में लगा है, आप देख पा रहे होगे। सौंडा माने होता है प्रवीण। तो अक्षेषु सौंडा का अर्थ हुआ अक्ष में अर्थात पासे में, अर्थात पासे में का तात्पर्य है पासे खेलने में जो चतुर है, प्रवीण है, कुशल है, उसको हम कहेंगे अक्ष सौंडा। तो अक्ष सौंडा हो गए आपके शकुनी मामा, जिनके हाथ में आपको ये अक्ष अर्थात पासे साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर समास हुआ सप्तमी सौंडई द्वारा, और समास होने पर प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इस सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञा होनी है। उपसर्जन संज्ञा किसकी हो? सूत्र जो यहाँ पर समास विधान कर रहा है सप्तमी सौंडई ही यह सूत्र है, जिसमें सप्तमी यह प्रथमांत पद है, सौंडई यह तृतीयांत पद है। तो समास शास्त्र में प्रथमांत पद हुआ सप्तमी, इसके द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यस्थ हुआ अक्षसु, अतः इसकी उपसर्जन संज्ञा होगी, पूर्व में प्रयोग होगा। समासत्वात् कृतधि समासस्य सूत्र द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा होती है, विभक्ति का लुक हो जाता है, स्थिति होती है अक्ष सौंड। सौंड शब्द पुल्लिंग है, जिसके कारण अक्ष सौंड ऐसा पुल्लिंग वाला प्रयोग बनता है। इसी तरीके से धूर्त, कितव, व्याड इत्यादि शब्दों के साथ में जब समास होगा तो वो समास सप्तमी समास ही होगा। अतः यहाँ पर इत्यादि कह दिया गया। इत्यादि की व्याख्या महमी व्याख्याकार ने जहाँ पर ऐसे शब्द दर्शा रखे हैं उनको भी देख लेंगे। वहां पर उन्होंने धूर्त, कितव, व्याड, प्रवीण, संवीत, अंतर, अधिपटु, पंडित, कुशल, चपल, निपुण, इनके साथ में समास विधान कर रखा है, जो कि सौंडाती गण में पढ़े गए। मित्रों, इसके अनंतर अब यहाँ पर कुछ पंक्ति दी है, तो इस पंक्ति को पढ़ने से पूर्व सप्तमी समास का और कहाँ विधान होता है इसको जान लेना चाहिए। तो आइए हम अब धैमी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं और उन्होंने क्या लिखा है और किन किन के साथ में सप्तमी तत्पुरुष का विधान किया है
ये सब देखते हैं मित्रों। ये सुधा व्याख्या, इसमें बहुत कुछ ज्यादा है नहीं, यहाँ पर बहुत विधान किया नहीं है। तो आइए अब सीधे हम सप्तमी की तरफ बढ़ेंगे और जो अवशिष्ट सप्तमी है उनका पढ़ते हैं। ये आपका अर्ध विपली वगैरह सब हो गया था। अब यहाँ पर है सप्तमी सौंदर्य के द्वारा विहित समास। तो जैसे आपने अक्षेषु सौंडः ये शब्द पढ़ा, ऐसे ही इस गण में पढ़े गए कुछ शब्दों को इन्होंने यहाँ पढ़ दिया है। आप उनमें भी समास ऐसे ही समझेंगे। जैसे पाने शौंडः, पान शौंडः, पान आने शराब पीने में चतुर। अक्षेषु कितवः, अक्ष कितवः, अर्थात अक्ष खेलने में, कितव माने कपट करने वाला। वाची चपलः, वाक् चपलः, स्त्रीषु धूर्तः इति स्त्री धूर्तः, संगीते प्रवीणः इति संगीत प्रवीणः, शास्त्रे पंडितः इति शास्त्र पंडितः, तर्के कुशलः इति तर्क कुशलः, काव्ये निपुणः इति काव्य निपुणः, व्यापारे पटु इति व्यापार पटु, गुहायाम संबीतः, संबीत का अर्थ होता है छुपा हुआ, गुहा संबीतः, और गृहे अंतः इति गृहांतः। और भी कछु बचे हैं का? जी बचे हैं। ईश्वरे अधि इति ईश्वराधीनः, राजनी अधि इति राजाधीनः। इसमें कौन कौन शब्द पढ़े गए वो शब्द इन्होंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ये शौंडादी गण है। इसके अलावा भी मित्रों यहाँ पर सप्तमी समास कुछ और सूत्रों द्वारा भी होता है। मैंने जिनका उदाहरण, जिन सूत्रों को थोड़ा सा स्लाइड में भी दर्शाया है, आपने देखा ही होगा। वो ये है नियम सिद्ध शुष्क पक्व बंधस्य। ये नियम हम इसलिए बता रहे हैं आपको ताकि आप सप्तमी समास और कहाँ होता है इसको भी समझ जाए। रसे सिद्धा इति रस सिद्धा, ये किन किन के साथ विधान किया गया है। वन साइड में तो सप्तम्यंत सुबंत हो कोई सा भी, और दूसरे साइड में सिद्ध शुष्क पक्व या बंध, इनमें से कोई भी शब्द हो तो इनके साथ विकल्प से तत्पुरुष समास होगा और वो सप्तमी तत्पुरुष होगा। विकल्प इसलिए कह रहे हैं कि पक्ष में वाक्य भी रहेगा, तो रसे सिद्धा भी सही होगा और रस सिद्धा। जयंति ते सुकृतनो रस सिद्धा कबीश्वरा, ये सब बनता है ना। हाँ ऐसे ही आतपे शुष्का आतप शुष्का, स्थाल्याम पक्व स्थाली पक्व, चक्रवंध चक्रवंधा। इसी तरीके से निंदार्थ गम्यमान हो तो ध्वांक्षेण क्षेपे, इस नियम के द्वारा सप्तम्यंत सुबंत का तत्पुरुष के साथ में समास हो जाता है। ठीक है जी। और यहाँ पर ये हो गया है थोड़ा सा गुस्सा। वो द्वारा से फिर जाना पड़ेगा। तो ये था नियम ध्वांश शेपे का नियम। ये देखिए, तीर्थे ध्वांशा एव, तीर्थ में ध्वांश की तरह, ध्वांश माने होता है कौआ, तो बन जाएगा तीर्थ ध्वांशा, और तीर्थे काक इव तीर्थ काक, ऐसे बनेंगे। इसके अलावा कृत्य ऋणे एक ये नियम और है जो इन्होंने दर्शाया है, कृतेन होरात्रावयवा वाला नियम है, और क्षेपे वाला नियम है, पात्रे शमिता देश नियम है। इतना नियम सप्तमी समास के अंतर्गत बताया गया। मैंने इस कुछ स्थल की संक्षिप्त व्याख्या इसलिए कर दी है कि ये जो है बहुत अनिवार्य नहीं है। जितना अनिवार्य हिस्सा था, हम लघु सिद्धांत कौमुदी चूंकि पढ़ा रहे हैं, अतः उसमें हमने उस सब की चर्चा कर ली है। ठीक है जी। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे की पंक्तियों का व्याख्यान करते हैं, इसमें बहुत कुछ आ जाएगा। आइए मित्रों आगे सिद्धांत लघु सिद्धांत कौमुदीकार पंक्ति लिखते हैं। आगे अब लिख रहे हैं पूरे इस प्रकरण को ध्यान में रखते हुए जो पिछला पढ़ाए हैं आप। आगे लिखते हैं वो अक्षेषु शौंडः, अक्ष शौंडः इत्यादि। इसके अंतर क्या लिखा है ये देखिए, द्वितीय तृतीय इत्यादि योग विभागात अन्यत्रापि
सूत्रोक्तात अन्यत्रापि का अर्थ है सूत्रोक्तात रिक्त स्थलेपि द्वितीयादि विभक्ति नाम प्रयोगवशात समासो ज्ञेयः। ये पंक्ति दी है। अब यहां से थोड़ा इसे समझना। अभी क्या हुआ कि आप पढ़ के आ रहे हो कि द्वितीयांत का समास इन के साथ होगा। मैं उन स्लाइडों को भी दिखाता चलता हूं, मैंने थोड़ा नई स्लाइडें बनाई हैं कि देखिए द्वितीयांत का जो समास विधान सूत्र द्वारा किया गया उन सबको हमने संकलित कर लिया, द्वितीयांत का, तृतीयांत का, सबका। देखिए द्वितीयांत का जो सूत्रकार के द्वारा जो समास विधान हुआ वो द्वितीय सर्तातीत सूत्र के द्वारा हुआ। हमने उन शब्दों को लिखा, अर्थात द्वितीयांत समर्थ सुबंत का जो समास है वो सृत, अतीत, पतित, गत, गत और अत्यस्त और प्राप्त और आपन, इन शब्दों के साथ में समास होता है। इसके उदाहरण आप पढ़ ही चुके हैं पहले। उसके अलावा वार्तिककार का एक नियम ये भी कहता है कि गम्यादि नाम उपसंख्यानम, तो यहाँ पर भी ये द्वितीय समास होता है। तो द्वितीय समास का विधान है वो सिर्फ इतनी ही जगह पर है। ठीक है राजेश जी, इसके अलावा द्वितीय समास का विधान सूत्रकार के मत में है ही नहीं। ओके, चलिए और भी कुछ यदि नियम बच गए हो उन्हें सिद्धांत कौमुदी से देख सकते हो। हमने लघु कौमुदी के स्तर पर और कुछ सिद्धांत कौमुदी के भी नियमों को इधर एकत्रित कर लिया है। द्वितीय विभक्ति का समर्थ सुबंत के साथ समास सिर्फ इतना ही है। इससे ज्यादा में करोगे तो सही नहीं है, सही नहीं है मतलब अभी के हिसाब से सही नहीं। तृतीया का समास विधान क्या किया गया है वो देखिए मित्रों। तृतीया का जब समास विधान किया तो उसमें तत्कृतार्थ गुण वचन के साथ में तृतीया का समास विधान हुआ है। और तृतीया तत्कृतार्थ है ना, अर्थ शब्द के साथ हुआ है। उसके बाद पूर्व सदृश समोनार्थ एक सूत्र है जो कि लघु कौमुदी में तो नहीं था, सिद्धांत कौमुदी में था। तो पूर्व सदृश सम ऊनार्थ वाले शब्द उनके साथ कलह, मिश्र, सुलक्षण और अवर, अवश्य उपसंख्यानम एक वार्तिक के द्वारा ये। तो तृतीयांत का इतनों के साथ में समास है। इसके अलावा भी कुछ और नियम मिले जैसे कर्तृकरणे कर्ता बहुलम के द्वारा समास विधान होता है, कृदंतों के साथ, त्रातः और भिन्न पदों के साथ। कृत्यैर अधिकार्थ वचने, इसके द्वारा भी समास विधान होता है। बात छिद्यम तृणम का कपेया नदी, इस सूत्र के द्वारा भक्षण मिश्रीकरणम के द्वारा भी समास होता है। गुड़ खाना, अन्य व्यंजनम के साथ समास होता है तो दध्योधन, ये रूप बनते हैं। तो तृतीया समास जो होता है सिर्फ इतनी ही जगह होता है। इसमें से कुछ सूत्र तो लघु सिद्धांत कौमुदी में पढ़े थे, बाकी सूत्रों का संकलन के आधार पर ये स्लाइड बनाई है वो सिद्धांत कौमुदी के कुछ सूत्र हैं। कुछ को लिख दिया है, एक दो छूट भी गया है। तो इतनी जगह ही सिर्फ तृतीया का विधान होता है, इसके अलावा आप तृतीया समास कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, आइए अब चतुर्थी की तरफ जाते हैं। मित्रों चतुर्थी का जो समास विधान है वो इस तरीके से हुआ है, वहां पर ज्यादा सूत्र नहीं है। चतुर्थी तदर्थार्थ बलित सुरक्षित ही, इस सूत्र के द्वारा मात्र चतुर्थी का विधान, समास का विधान है। तो तदर्थ और अर्थ शब्द के साथ बलि, हित, सुख और रक्षित, इन शब्दों के साथ चतुर्थी समास का विधान किया गया है। इससे और कहीं पर भी अतिरिक्त चतुर्थी समास है ही नहीं, इतना ही है चतुर्थी समास। अच्छा, और पंचमी समास की क्या स्थिति है वह भी देख लीजिए। मित्रों जो पंचमी समास है वो आपका सिर्फ और सिर्फ, आपने एक तो पंचमी भय ना एक ये सूत्र पढ़ा था, भय भीत भी नाम की एक वार्तिक पढ़ी थी। तो भयम भीति भीत भी भयार्थकों के साथ में ये समास विधान किया गया। उसके बाद अपेतापूढ़ मुक्त ये सूत्र पढ़ा था आपने, लघु कौमुदी में ये सूत्र है नहीं किंतु हमने भैमी व्याख्या की सहायता से सूत्र का थोड़ा सा परिचय करवाया था। तो अपेत, अपूढ़, मुक्त, पतित, अपत्रस्त ये शब्द और पढ़े गए थे। इनके साथ में पंचमी समास होता है।
इसके अलावा स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि कृत्तेन, इस सूत्र के द्वारा समास विधान जैसे स्तोकान मुक्ता वगैरह में, और शत सहस्र परिणेति वक्तव्यम, इस वार्तिक के द्वारा भी समास विधान होता है, पर शता पर सहस्रा इत्यादि। तो इतना पंचमी समास का मात्र विधान है। जी सरोज जी क्या कह रहे हैं, बताएं। नमो नमः। नमो आचार्य, नमः। हमने तो द्वितीय विभक्ति मैंने द्वितीय तत्पुरुष में भी तो पक्त शब्द पढ़े थे, और यहाँ पर भी पक्त शब्द है, तो हम कैसे पहचानेंगे ये द्वितीय तत्पुरुष है और ये पंचम तत्पुरुष है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपसे ये प्रश्न खुद ही किया था और मैंने इसका उत्तर जानना चाहा था आप लोगों में से ही। पुरुषोत्तम जी ने भी इस पर चर्चा की थी, वो ढूंढ रहे थे इसका। ठीक है, तो ये आपको मैं बताऊंगा। पहले इस बात को कंप्लीट कर लेता हूं, और इसमें बताने में कुछ नहीं है, इनके उदाहरणों से ही दरअसल आप समझ जाओगे। पतित शब्द के साथ के जो उदाहरण है वहां पर देख लेना अपादान कहाँ हो रहा है और कर्म कहाँ हो रहा है, उतने से आप पहचान जाओगे बस। ठीक है, जी उदाहरणों सर। में बस भेद है, उदाहरणों से पकड़ जाएंगे निश्चित है। आप उदाहरणों पर गौर करें, आप दरअसल उदाहरण को देख नहीं रहे हैं, कूपपतिता जैसे उदाहरणों को। ठीक है। तो ये आपका पंचमी समास का विधान है इतना। इसके अलावा पंचमी समास और है ही नहीं। अब षष्ठी समास का मैंने कोई स्लाइड नहीं बनाया, क्योंकि षष्ठी के साथ ऐसा कोई नियम नहीं है। षष्ठी मैंने कहा था सबसे ज्यादा होता है, कहीं भी हो सकता है। अतः षष्ठी के साथ तो किसी भी समर्थ संबंध का समास हो सकता है, उसके साथ हम नहीं सकते कि इतने के साथ ही होगा, ऐसा बांध नहीं सकते उसे। ठीक है। और सप्तमी के साथ का जो समास का, सप्तमी के साथ जो समास विधान है वो मैंने आपको पहले स्लाइड में ही बता दिया, और वो सिर्फ इतना ही है कि इस सौंडादी गण में पढ़े गए जो जो ये शब्द हैं, एक तो इनके साथ में हो जाएगा सप्तमी समास, और कुछ नियम ये हैं, सिद्ध शुष्क पक्व बंधइष्य ध्वांक्षेण क्षेपे, ये और थोड़े से वहमी व्याख्याकार ने दे दी है, बस इतना ही सप्तमी समास है। लेकिन अब कुछ ऐसे प्रयोग मिले मित्रों, कुछ ऐसे शिष्टों के प्रयोग मिले, कुछ भाष्यकार ने इस प्रकार का इंगित किया कि इतना जो स्थल आपको दिखाया हमने, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी इत्यादि ये सब, इससे अतिरिक्त भी समास मिला है। तो भैया जब इससे अतिरिक्त भी समास मिला है तो वहां समास फिर किसके द्वारा किया जाए? अब ये होता है प्रश्न। ठीक है, ये कौन सी व्याख्या है? बिल्कुल सही खुली है। यहाँ पर ये व्याख्याकार लिखते हैं, इनके विषय में पहले आपको बता दें, ये दाधिमत व्याख्याकार हैं। ये लिखते हैं कुछ पंक्तियां, जिन पंक्तियों का आशय मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। इन्होंने लिखा कि इनके अलावा भी जितना आपने देखा, जैसे आस्य प्रयत्न इति आस्य प्रयत्न, ये शब्द मिला, कहने का मतलब है आस्य का प्रयत्न शब्द के साथ समास किया, सप्तमी समास। लेकिन सप्तमी समास में तो न तो सौंडादी गण में पढ़ा गया है ये प्रयत्न शब्द, है ना, और ना ही ये प्रयत्न शब्द पढ़ा गया है और किसी नियम के अंतर्गत। तो यहाँ पर सप्तमी समास फिर आप कैसे कर पाएंगे? आज से प्रयत्न कैसे बना पाएंगे? और एक सूत्र है स्वरूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा, तो शब्द संज्ञा समास है। इसमें समास क्या होता है कि शब्दे संज्ञा इति शब्द संज्ञा। तो संज्ञा शब्द भी ना तो शौंडादीगण में पढ़ा है, मैंने देखा सप्तमी के किसी भी नियम के दायरे में आता नहीं है। तो जब आता नहीं है तो यहां समास विधान होगा कैसे, ये प्रश्न है। ठीक है, तो लिखते हैं ये आगे, इत्यादि सुप्रयोगेषु महाभाष्यकारादि भी सप्तमी तत्पुरुषस्य आश्रितत्वात्, सप्तमी तत्पुरुष के आश्रित जो अनुक्त समास है वो भी सप्तमी शौंडई इत्यत्र योग विभागात ऊहनीय, उसके योग विभाग से उसकी ऊहा कर लेनी चाहिए। तो आपने अभी ये कुछ स्थल देखे जहां पर
सप्तमी का समास जितने जितने शब्दों में बताया, जिन जिन के साथ बताया गया, वहां पर वो शब्द नहीं थे, लेकिन वहां पर सप्तमी समास हो रहा था। ऐसे ही मैं कुछ स्थल आपको भैमी व्याख्या में से भी दिखाता हूं, जहां पर जो प्रथमा द्वितीया इत्यादि के जो समास बताए गए हैं, वो सूत्रों के द्वारा, पाणिनि के सूत्रों के द्वारा सिद्ध नहीं हो रहे हैं, जैसे अभी जो व्याख्यान किया उसके द्वारा, पर ये समास होते हैं। जैसे द्वितीया का समास देखो आपने, द्वितीया सर्तातीत गतात्यस्त प्राप्तापन्न इत्यादि में पढ़ा है, और भी नियम पढ़े हैं। लेकिन विशेषम विद्वान इति विशेष विद्वान, ये वाला तो कैसे होगा? ये तो द्वितीय सर्तातीत से बहिर्भूत है। तब यहाँ समास कर कौन देगा? किस वचन के द्वारा होगा? क्या ऐसे समास कहीं अपाणनीय है क्या? ये शंका होगी। जैसे वेदम विद्वान, जैसे वेद का वेदम विद्वान, तो वेद विद्वान, कहा कि ये कैसे बनेगा? ऐसे ही गुरुम शुश्रूषु इति गुरु शुश्रूषु, कहा कि ये कैसे बनेंगे? और भी आगे चलिए, तृतीया में ये कुछ उदाहरणों को लाए। छायया द्वितीय इति छाया द्वितीय, जनुषा अंधा इति जनुषा अंधा। और ये मिले हैं विविध, जैसे ये काशिकाकार का उदाहरण है ये, तो ये मिलते हैं आपको विविध। जब आप शास्त्र पढ़ते हो, काव्य इतिहास पुराण आदि, तो वहां पर भी मिल सकते हैं। पुंसाम अनुजः इति पुंसानुजः, मदेन अंधः इति मदांधः। अब देखिए, ना तो ये तृतीया तत्कृतार्थेन के किसी नियम में है, और हमने भी जो स्लाइड दिखाई थी, तृतीयान्त का जहाँ जहाँ समास है किसी भी नियम के दायरे में आ नहीं रहा है। तो यहाँ पर तृतीया समास होगा किससे? ये प्रश्न उठता है। ऐसी कामेनंध, कामांध, जात्यान्ध इति जात्यंध, ठीक है। इस प्रकार के ये तृतीया समास किससे होगा? ऐसे आ जाइए चतुर्थी में। चतुर्थी में एकमात्र नियम था, चतुर्थी तदर्थार्थ वलित सुरक्षित ही, इनके साथ ही समास विधान है। लेकिन ये जब समास का नियम तदर्थात बलित सुरक्षित इनके साथ है, तो धर्माय नियम, धर्म नियम इत्यादि स्थलों पर, प्रकाश जी ध्यान दें, ऐसे स्थलों पर तो कैसे समास विधान होगा? क्यों? ये नियम शब्द आप पढ़ाई नहीं गया है वहां पर। चतुर्थी समास के जो पाणिनि जी नियम बताए हैं उसमें आता ही नहीं, तो क्या ये पाणिनीय समास है? क्या पाणिनि जी कोई मान्य नहीं है ये सभी समास? ये प्रश्न उठता है। ऐसे ही महाभाष्य में आता है सब, धर्म नियम, वृत्ति समवाय है, वृत्ति समवाय अर्थात तो करते हैं वृत्तये समवाय इति वृत्ति समवाय। ऐसे ही आत्मनेपदम परस्मै पदम जी जो समास हैं, ये सूत्र द्वारा, सूत्रकार द्वारा बताए नहीं गए हैं, लेकिन समास ऐसे देखे गए हैं शिष्टों की परंपरा में। तो क्या इन सब समासों को पाणिनीय समझा जाए? ऐसी पंचमी के समासों को देखो, पंचमी के समास के आपने नियम पढ़ लिए थे, ठीक है, कि वो पंचमी का भयवाचक शब्दों के साथ में समास होता है। और जो नियम पढ़े थे मैंने स्लाइड में आपको सभी वो दर्शा दिए। उनसे बहिर्भूत भी पंचमी समास देखा जाता है, जैसे अध्यवसाय भीरु इति अध्यवसाय भीरु, अधर्मात् जुगुप्सु इति अधर्म जुगुप्सु, वामात् इतरः इति वामेतरः, ग्रामात् निर्गत इति ग्राम निर्गतः, भोगव्यपरत भोगोपरतः, ये देखा जाता है। और सप्तमी समास के मैंने आपको दो उदाहरण अभी दिखाई दिए थे, अन्य उदाहरण में भैमी व्याख्या करने यहाँ पर दे दिए हैं। जैसे नगेंद्र शक्ता इति नगेंद्र शक्ता, भुवने विदिता इति भुवन विदिता, जातम वंशम भुवन विदिता, आता है ना, जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानाम, ये नीचे इन्होंने दे दिया है। तो ये सभी प्रकार के जो समास हैं, ये हमारे शिष्ट लोगों ने प्रयुक्त किए। आपाते रमणीय, आपात रमणीय, ये सब शब्द आपको बताए, लेकिन ये कहे नहीं गए हैं। किनके द्वारा? सूत्रकार के द्वारा कहे नहीं गए। तो ऐसे स्थलों पर कैसे हम समास समझें कि ये समास क्या पाणिनीय है, या इन समासों को अपाणिनीय समझा जाए, या फिर कोई और विधा है इनको समासों को समझने की? तो उस तरीके को बता रहे हैं कि जी हाँ, लक्कौमुदीकार ने इस पर अपनी एक पंक्ति लिखी और इसका समाधान किया कि ऐसे स्थलों पर यदि आपको समास मिले तो करना क्या चाहिए। ये पंक्ति लिखी लक्कौमुदीकार ने, इस पर थोड़ा गौर करें आप,
कि द्वितीया तृतीय इत्यादि योग विभागात अन्यत्रापि, द्वितीया तृतीय इत्यादि योग विभागात क्या कहना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा समझें। मैंने बीच में अभी आपको पुस्तक भेजी थी, याद करिए, गुरु प्रसाद शास्त्री जी की लघु सिद्धांत कौमुदी, उसमें ये बड़ा अच्छे से वर्णन कर रखा है। मैं उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूं। उन्होंने जो द्वितीय तृतीय इत्यादि योग विभागात को ऐसे लिखा है भैया कि आपका देखो यहाँ पर सूत्र है द्वितीया श्रुतातीत गतात्यस्त प्राप्तापन्नई। यदि आपको द्वितीया का समास सूत्र में कहे गए अथवा जितना द्वितीया समास बताया है उससे अतिरिक्त में यदि द्वितीया समास मिलता है तो वो आपको कैसे सही समझना है कि द्वितीया तृतीया इत्यादि योग विभागात, द्वितीया तृतीया इत्यादि योग विभागात का मतलब क्या है, एक एक सूत्र को आप पकड़िए। द्वितीया समास करने का मुख्य मुख्य सूत्र है द्वितीया श्रुताति। तृतीया का समास जिसमें तृतीया शब्द आया है, तृतीया तत्कृतार्थेन। आदि से सबको पकड़ना है ना, द्वितीया तृतीया आदि, आदि से अब चतुर्थी पे जाइए। चतुर्थी तदर्थात वरिष्ठ सुरक्षित है, इसमें चतुर्थी पढ़ा गया है। पंचमी बहना में पंचमी पढ़ा गया है। षष्ठी के साथ कोई दिक्कत ही नहीं है। सप्तमी में सप्तमी शौंडई पढ़ा गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि योग विभागात, हम योग का विभाग कर लें। योग का विभाग मतलब योग कहते हैं योगस्य अर्थात सूत्रस्य, विभाग विभाग्य अर्थात विभज्य पठनम, उसको विभक्त करके पढ़ लेंगे सूत्र को। का कैसे सूत्र को विभज्य करके पढ़ने का मतलब क्या है और विभज्य करने से हमें उक्त सिद्धि कैसे हो जाएगी, इसको लिख रहे हैं बीवी मिरासी जी। इन्हीं सब चीज को वो यहां पर लिखते हैं, इसी चीज को बड़े कायदे से लिखते हैं वो। उन्होंने पहले प्रस्तावना लिखी है थोड़ी सी, कहा कि ननु आसन बंध धीर, आसन बंध धीरा में देखिए ये, और नगेंद्र सक्ताम दृष्टिम, तो नगेंद्र का सक्त के साथ में जो समास है, इत्याद्याहा, ये सप्तमी समास है दोनों जगह, लेकिन सप्तमी सौंडई में सौंडा तो सौंडादिगण में पड़े गए ना, इससे सप्तमी के किसी अन्य नियम में आते हैं। तो इत्याद्याहा कथचित तत्पुरुष समासाः दृश्यन्ते, ऐसे कुछ तत्पुरुष समास देखे जाते हैं, किंतु तत्साधकानि तो सूत्राणि नोपलभ्यन्ते, लेकिन ये कैसे बनेंगे, कौन सा सूत्र इनमें लगेगा, ऐसा कोई नियम नहीं मिलता है। तो कथम ते समर्थनीय, इनका समर्थन कैसे हो, इसके लिए पंक्ति लिखी इन्होंने वरदराजाचार्य जी ने, कि द्वितीया श्रुता है, द्वितीया इत्यादि योग विभागा। द्वितीया इत्यादि योग विभाग का मतलब क्या है उसको समझा रहे हैं ये, कि योगस्य अर्थात सूत्रस्य विभाग योग विभाग, सूत्र के विभाग को कहते हैं हम योग विभाग। अर्थात ऐसे जो समास हैं वो आपको योग विभाग के द्वारा जानने चाहिए। तो योग विभाग करते कैसे हैं, क्या उसकी रीति है, उसको हम आपके सामने से बता रहे हैं। जैसे सूत्र है आपका द्वितीया श्रुतातीत इति सूत्रम विभज्य, इस सूत्र को विभाग कर दो। तो इस सूत्र में दो पद थे ना, द्वितीय एक पद था और से प्राप्तापन्न ही ये आपका तृतीयांत पद था। तो कह रहे हैं द्वितीया इति प्रथमम सूत्रम द्रष्टव्यम, आपको द्वितीया ये पहला सूत्र बना लेना चाहिए। और उसके अनंतर जब आपने द्वितीया ऐसा सूत्र बना लिया, अब इसके अनंतर आप क्या करें, तस्यार्थ, उसका अर्थ पहले समझिए। ऐसा सूत्र बन गया तो इसका अर्थ ये होगा केवल के द्वितीयांतम समर्थेन सुबंतेन सहवासमस्यते, द्वितीयांत का समर्थ सुबंत के साथ में समास हो जाता है केवल। अब हम ये अर्थ नहीं करेंगे कि द्वितीयांत का श्रुताति श्रुत अतीत गतित प्रातित प्राप्तपन इनके साथ में समास हो, ध्यान देना पुरुषोत्तम जी, बल्कि द्वितीया सूत्र का अकेले का इतना अर्थ होगा उसे विभक्त करने पर कि द्वितीयांत का, द्वितीयांत समर्थ संबंध का किसी भी समर्थ संबंध के साथ में समास हो जाता है और वो तत्पुरुष संज्ञक होता है। तो ऐसा करने से क्या होगा, जहां जहां द्वितीया समास है ऐसे स्थलों पर कि जिसके विधायक कोई वचन नहीं मिलता है,
तो केवल खाली द्वितीय सूत्र ऐसे स्थलों पर समास कर लेगा। ठीक है, ऐसे ही तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, यह जो सूत्र है यहाँ क्या करेंगे कि तृतीया का योग अच्छा तृतीया का योग विभाग कर लेंगे, चतुर्थी में चतुर्थी का कर लेंगे। चलो फिर आगे क्या होगा, आगे देखिए, जब द्वितीया का इतना योग विभाग हो गया, अब इसका अर्थ भी आप समझ गए, उसके बाद सूत्र का अगला हिस्सा बचा श्रतातीत है, पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्न, इतना अगला हिस्सा बचा। तो इसका अर्थ क्या होगा, तो कह रहे हैं उसमें कि इतने अंश में द्वितीया की अनुवृत्ति आएगी, और जो जो अधिकार जैसे अनुवर्तन आ रहे हैं, अधिकार जैसे आ रहे हैं वो आएंगे। तब ऐसा पूर्ववर्त अर्थ, पूर्ववत अर्थ बन जाएगा, जैसा कि सूत्र का है रियल अर्थ अपना, क्या कि तेन द्वितीयांतम श्रतादि प्रकृतिक ही सुबंत ही समस्यते इत्यादि पूर्ववत। अर्थात द्वितीयांत का श्रतादि प्रकृतिक समर्थ सुबंत के साथ में समास होता है, तो ये ऐसा अर्थ बन जाएगा। एवं अन्यत्रापि, ऐसे ही अन्यत्र जान लेना, जैसे तृतीया में योग विभाग कर दीजिए, तो तृतीयांत का किसी भी समर्थ सुबंत के साथ में समास होता है, ये योग विभाग से अर्थ होगा। और फिर तत्कृतार्थेन गुणवचनेन में फिर ये सब पद ले जाइए, तो जो सूत्र का रियल अर्थ है वो उसका अर्थ होगा। ऐसे चतुर्थी में करिए योग विभाग, अकेला चतुर्थी सूत्र एक बनाइए, और तदर्थार्थ बलित सुख रक्षित ये दूसरा सूत्र बनाइए। केवल चतुर्थी सूत्र का अर्थ होगा कि चतुर्थ अंत का किसी भी समर्थ संबंध के साथ में समास हो जाता है। और फिर आगे जो उसमें और शब्द बते, तदर्थार्थ बलित सुख रक्षित, उनके साथ में भी समास हो जाता है। ऐसा सभी जगह अर्थ की ऊहा कर लेंगे। ऐसे करने से क्या होगा कि जहां पर इनसे अतिरिक्त में मतलब मित्रों शिष्टों के प्रयोग में समास विधान देखा गया है, उन सब जगह समास कर लिया जाएगा। क्या कहा, समझे ना? तो प्रयोग वसात योग विभाग कर्तव्य। मित्रों योग विभाग इसलिए करना पड़ता है, और ये योग विभाग में भाष्यकार की ही अनुमति है। ठीक है, तो इस कारण से योग विभाग किया जा रहा है। अब देखो भाष्यकार की अनुमति है कि नहीं, इतना अभी कहना ये होगा, क्योंकि इसके उत्तर और भी तरीके से दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा योग विभाग वैयाकरणों के बीच में चर्चित है, हम इस बात को कह सकते हैं। तो ऐसा योग विभाग कर लेना चाहिए, क्योंकि इष्ट साधनत्वात् शास्त्रस्य, नहीं तो क्या होगा कि और शास्त्रकार हैं आपके, जैसे बहुत सारे कालिदासीय प्रयोग, अन्य कवियों के प्रयोग, जो कि आर्ष पुरुष हैं, शिष्ट शिष्ट पुरुष हैं, उनके बहुत सारे प्रयोगों की असाधुत्वापत्ति होगी। अतः ऐसा किया जाता है ना? अतः ऐसा कर लेना चाहिए। अब आप ये मत कहना कि अरे ये तो योग विभाग कर रखा है, तो इसका मतलब हम भी अब ऐसे प्रयोग करने लग जाए। वो ये नियम केवल शिष्टों के प्रयोगों की साधुता बतलाने के लिए है। ये नहीं कि आप भी अपने मनगढ़ंत कोई सा भी समास वहां कर लिया करें किसी भी शब्द के साथ, और ये कहते हैं कि अरे जी योग विभाग से समास होता है, कालिदास ने किया है तो हम क्या है, हम भी करेंगे। ठीक है, ये प्रयोग भाष्य ने किया है, व्यास जी ने किया है, तो हम भी करेंगे इस प्रयोग को। तो भाई ऐसी जिद मत पकड़िएगा, फिर तो पूरी व्यवस्था ही उच्छिन्न हो जाएगी। ये तो योग विभाग का मार्ग उन प्रयोगों के लिए है जो ऐसी जगह प्रयोग हो गया। लेकिन पाणिनि जी ने जो रूल बनाए जिस तरीके से, द्वितीय श्रतातीत को इस तरीके से ही तृतीय तत्कृतार्थेन को बिल्कुल इस रियल तरीके से आपको उसी फॉर्मेट में ढल के समास करना है, उससे अतिरिक्त जाना नहीं है। ठीक है, हाँ, नहीं तो फिर अपहरणीयता आ जाएगी। ये बात को आप ध्यान रखे रहेंगे। तो एक तो ये योग विभाग करके ऐसे प्रयोगों को साधु बताया जाता है, और दूसरा कुछ ये भी कहते हैं अन्य त्वाहु, दूसरा मत ये भी है कि एतादृश प्रयोगा सह स्वपा इति सूत्रेण। कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐसे समासों को आप योग विभाग के लिए क्यों चक्कर में पड़ते हैं, आपके पास सहस्वपा नाम का ब्रह्मास्त्र है ना, कि समर्थ सुबंत का किसी भी समर्थ सुबंत के साथ में समास हो जाता है, तो इस ब्रह्मास्त्र से भी साधित कर लेते हो, कर किया जा सकता है।
और दूसरे लोग ये कहते हैं कि कर्तृकरणे कृता बहुलम में जो बहुल पद दिया गया है, तो बहुल के ग्रहण से ही आप क्या करिए, इस प्रकार के प्रयोगों को साध लीजिए, सब प्रकार के इन प्रयोगों को। तो मित्रों ऐसी कुछ बात इन्होंने लिखी यहां पर, और यही बात को वहमी व्याख्याकारों ने भी लिखा। प्रक्रिया सर्वस्व के अनुसार उन्होंने ये अभी जो नियम बताया उसका संग्रह भी करके बताया कि यह अनुक्तम समासार्थम द्वितीय इत्यादि खंड्यताम, खंड्यताम मतलब योग विभाग करके, कृता बहुल्यम इत्येतद बाहुल्यम वा विजृंभताम, या बहुल पद के द्वारा, कर्तिकरणे कृता बहुलम के बहुल पद के द्वारा विजृंभित कर लीजिए, मतलब उनको बना लीजिए ऐसे प्रयोगों को। और सुप सुपेति समासो वा बोध्य शिष्ट प्रयुक्तिषु, यहाँ शिष्ट प्रयोग है केवल उन्हीं में क्या करिए, सुप सुपास्य समास कर लीजिए, या फिर तीसरी गति ये है शब्दा शिष्ट प्रयुक्तास्तु साधव सर्वथा मता, लेकिन शिष्टों ने जो प्रयोग किया है वो तो भैया सबके सब सही ही हैं। इस प्रकार का ही आपको जैसा शिष्टों ने सब समास कर लिया है वैसा नहीं करना, आपको तो पाणिनि की रीति से परे समास करने हैं। तो योग विभाग की रीति हो या सुप सुपा वाली रीति हो या बहुलम पद की रीति हो, ये सभी की सभी शिष्ट प्रयोगों के, जो शिष्ट परंपरा में जो समास है उसकी सिद्धि के लिए है। समझे ना मित्रों इस बात को। तो अब मूल की तरफ वापस लौटते हैं, एक बार फिर उन पंक्तियों को लगाते हैं जहां हम पढ़ रहे थे। अब इस पंक्ति आपको और भी स्पष्ट हो जाएंगी। मैं इन पंक्तियों को स्पष्ट कर दूं थोड़ा सा, फिर पुरुषोत्तम जी आपका प्रश्न लेता हूं कि द्वितीया तृतीया इत्यादि योग विभागात, इस पंक्ति को पढ़ते जाइए, अर्थ भी लगता जाएगा। द्वितीया तृतीया इत्यादि योग विभागात, अर्थात द्वितीया सर्ताति इति सूत्रे द्वितीया योग विभागात, तृतीया तत्कृतार्थेन इति सूत्रे तृतीया योग विभागात। और देखो इस पुस्तक में गुरु प्रसाद शास्त्री जी को पढ़ लेना, उन्होंने बढ़िया से दे रखा है। ऐसे ही चतुर्थी तदर्था इति सूत्रे चतुर्थी योग विभागात, और पंचमी भयन इत्यत्र पंचमी योग विभागात, और षष्ठी का तो कोई चक्कर ही नहीं, सीधे सप्तमी में पहुंचिए, सप्तमी सौंड इत्यत्र सप्तमी पदस्य योग विभागात। तो योग विभाग से क्या होगा, अन्यत्रापि, अन्यत्रापि का मतलब है सूत्रोक्तातिरिक्त स्थलेपि, सूत्रोक्त अर्थात इन सूत्रों में, द्वितीय प्राप्तापन्न इत्यादि जो जो ये पूरे के पूरे सूत्र हैं, इनसे अतिरिक्त स्थलों पर भी क्या हो जाता है, द्वितीयादि विभक्ति नाम प्रयोग वशात समासो गेह, द्वितीयादि विभक्तियों का प्रयोग वशात समास जानना चाहिए। प्रयोग वशात अर्थात यदि शिष्टों ने कर रखा है उनके प्रयोग वशात समास कर लेना चाहिए। किनका, द्वितीयादि विभक्ति नाम। मित्रों यहाँ पर बहुत सारे संस्करणों में द्वितीयादि विभक्ति नाम की जगह तृतीयादि विभक्ति नाम ये पाठ है, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत सारे संस्करणों में द्वितीयादि विभक्ति नाम ये भी मिला है। यहाँ कौन सा पाठ सही हो, इसके लिए वहमी व्याख्याकार ने भी एक टिप्पणी दी है, और हमने भी देखा कि द्वितीयादि विभक्ति नाम ये पाठ ज्यादातर संस्करणों में हो, और सही भी है। तृतीयादि नाम ये कैसे लिख गया है वह बड़ा चिंत्य लगता है। हम आपको द्वितीयादि विभक्ति नाम वाले भी देखो कुछ संस्करण दिखा देते हैं, और फिर आपको यहाँ पर फिर वापस लाएंगे कि किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में द्वितीयादि विभक्ति नाम, कहीं कहीं तृतीयादि विभक्ति नाम। जैसे ये तो बाबा की पुस्तक है ना, भीमसेन शास्त्री जी की, इसमें तो वही पाठ है, और उसकी उन्होंने समीक्षा भी दी है कि द्वितीया तृतीया इत्यादि विभागात, यहाँ पर देखें द्वितीयादि विभक्ति नाम प्रयोग वशात समास हो गया। 2 नंबर की टिप्पणी यहाँ पर देख लेना, इन्होंने इस बात को दिया है कि बहुत सारी संस्करणों में तृतीयादि नाम पाया गया है, वो सही नहीं है। आइए और संस्करणों को भी देख लेते हैं। भैया तू ज्यादा बैक लौट गया। आइए, हम इस संस्करण की चर्चा कर रहे थे ना, बीबी मिराशी वाले, इसकी, इसमें भी आप ये देखिए इन्होंने भी इसी पाठ को दिया है, क्या, द्वितीयादि विभक्ति नाम योग विभाग। ये देखिए यहाँ से दिया है द्वितीयादि विभक्ति नाम है, द्वितीय तृतीयादि योग विभाग, और यहाँ पर तृतीयादि विभक्ति नाम बहुत सारे संस्करणों में पाठ है, लेकिन ये द्वितीयादि विभक्ति नाम
यही पाठ सही और प्रासंगिक भी है भैया। इसके बाद आइए और संस्करणों में झांक लें, ये तो देख ही लिया। अब ये देखो गीता प्रेस का संस्करण है, हमारे पास नया वाला भी है, लेकिन हम पुराना वाला भी आपको दिखाना चाहते हैं। नया वाला आप सबके पास होगा, उसमें तृतीयादि नाम विभक्ति नाम पाठ है, और इस पुराने वाले संस्करण में भी वही पाठ है। इसको मुझे लगता है सुधारा नहीं गया है। तृतीयादि विभक्ति नाम प्रयोगवशात समास हो, ये यहाँ एक ऐसा पाठ है, ये चिंत्य पाठ है ना। हाँ, इसमें बड़ी उखाड़ पछाड़ करनी पड़ेगी, यदि इसे सही करना पड़ा तो बड़े शास्त्रार्थ करने पड़ेंगे, तब कदाचित ये सही हो सकता है। अच्छा, और भैया और कौन सी दिखा दें आपको? और हाँ, एक खेमरा श्री कृष्णदास का ये बहुत पुराना संस्करण दिखा दें, इसमें द्वितीयादि पाठ है। अब देखिए, खेमरा श्री कृष्णदास जी का पुराना संस्करण है, इसमें लिखा है द्वितीयादि विभक्ति नाम प्रयोगवशात समास हो गया। लेकिन न जाने क्यों आजकल के बहुत सारे संस्करणों में ये तृतीयादि नाम पाठ है। और सबसे सोचनी बात तो यह कि गोविंदाचार्य जी ने भी इस पाठ को थोड़ा ध्यान नहीं दिया है, उसको सही नहीं किया है। तो मेरे पास यहाँ बहुत सारी लघु सिद्धांत कौम दी है मित्रों, आपको मैं बहुत सारी दिखा चुका हूँ। ये चलिए शुद्धा व्याख्या नहीं, ये तो बड़ी, ये तो मनुस्मृति खुल गई। आपको मैं शुद्धा व्याख्या भी थोड़ा दिखा देता हूँ। वो ये है, ये भी यहाँ पर तृतीयादि विभक्ति नाम पाठ दे रहे हैं। देखिए, तृतीयादि विभक्ति नाम प्रयोगवशात समास हो गया। तो मेरा बताने का सिर्फ मित्रों एक ही मतलब है जी, यहाँ पर ये दोनों तरीके के पाठ उपलब्ध होते हैं, इसमें द्वितीयादि विभक्ति नाम पाठ को रखना उचित प्रतीत होता है। ठीक है जी। तो ये आपकी मूल पंक्तियां, और मूल पंक्तियों का अर्थ भी आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक कि द्वितीय तृतीय इत्यादि योग विभागात अन्यत्रापि, अन्यत्रापि का मतलब है सूत्रोक्त अतिरिक्त स्थले भी द्वितीयादि विभक्ति नाम, मतलब द्वितीय तृतीय जो भी विभक्ति हैं उनका प्रयोगवशात समास आपको जानना चाहिए। ये यहाँ तक व्याख्या थी सप्तमी तत्पुरुष तक की पूरी। अब आप क्या कहना चाहते हैं मुझे बताएं पुरुषोत्तम जी, फिर हम बढ़ते हैं आगे। जी भैया, नमो नमः। नमो नमः। आप जब वहां बता रहे थे सहसुपा और कर्तृकरणे कृता बहुलम, जी जी। तब वहां भैया हमको एक मन में विचार ये बात आया कि अगर कर्तृकरणे कृता बहुलम को मानेंगे तो इसमें द्वितीय का ग्रहण नहीं होगा। और क्यों? कर्तृकरणे कृता बहुलम के द्वारा अगर अन्यत्र स्थलों पर समास मानेंगे बहुलम शब्द के अनुसार, तो उसमें तो द्वितीय द्वितीय का ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि तृतीया तो बाद में है। मतलब आप ये द्वितीया कहना चाहते हैं कि वो तृतीया के साथ ही बहुलम पद जुड़ा हुआ है, इस कारण से ना, जी जी जी, इसलिए तृतीया के विषय में तो होगा, अन्यत्र नहीं हो पाएगा। जी जी, लेकिन ये बहुलम का तृतीया से, अन्यत्र भी संबंध करना होगा। जी अन्यत्र भी संबंध करना होगा, या तो वो योग विभाग से करिए, जी ठीक है, बहुलम जी। पद का अन्यत्र भी संबंध करना ही होगा, तब वो समास हो पाएगा तो उसके द्वारा। तो इसका कोई कोई भैया भी ये, कोई तात्पर्य होगा? ऐसे कैसे मान लेंगे बहुलम पद का हम अन्यत्र संबंध मान लेंगे? कुछ तो हाँ, तात्पर्य। टीकाकारों ने उद्धृत कर रखा है इस प्रकार का। जी ये जो तात्पर्य हम बता रहे हैं, ऐसा टीकाकारों ने उद्धृत कर रखा है, अतः हम मानते हैं ऐसा। जैसे ऐसा हम, ये जो ऐसे जो योग विभाग की बात है, ये टीकाकारों ने उद्धृत की है, जी अतः हम वैसा व्याख्यान कर रहे हैं। और ये जितने भी दाव पेच हैं, ये व्याख्याकारों द्वारा कहे गए हैं। जिसमें योग विभाग वाला दाव पेच है तो वरदराचार्य जी द्वारा ही कहा गया है। जी तो ये तो उन ऐसे स्थलों में समास साधुत्व की बात है जहां पर पाणिनि के सूत्रों ने तो नहीं कर पा रहे हैं जो ये सामान्य तरीके से है, तब ऐसे किया जाता है इष्ट की सिद्धि के लिए, नहीं तो उनमें पाणिनीयता आने लगेगी इस कारण से। जी जी, ठीक है जी, ठीक है ना? बस हाँ यही एक सरोज जी। मन में विचार आया हाँ था हाँ, जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सरोज जी, क्या कह रहे हैं बताएं। सर, द्वितीय तत्पुरुष में जो पक्ति शब्द पढ़ा गया है वो पंचमी में भी पक्ति शब्द पढ़ा गया है। तो सर ग्रामम ग्रामम पतिता का ग्रामर पतिता का ग्रामर पतिता में ग्रामर पतिता होगा जब सूत्र को विच्छेद करेंगे तब होगा। बिल्कुल। देखिए वहां पर देखिए, कूप पतिता उदाहरण दिया पंचमी में। कूप पतिता में देखो, कूप कुएं में गिरा, वो कूप पतिता वहां दिया, द्वितीया में दिया, ध्यान दीजिए।
कूप पतितः दिया द्वितीया में उदाहरण, पंचमी में अपादान वाला उदाहरण दिया है। तो कूप पतितः का मतलब क्या हुआ है, कुएं के साथ उसका संयोग हुआ। पतित का अर्थ संयोग भी हो सकता है, कहीं कहीं विभाग भी हो सकता है, इस पर ध्यान दें। तो कूप पतितः में तो कुएं में गिरा, तब तो ये द्वितीया का है वहां पर समास। और उसके साथ पतिता का क्या दिया है, वृक्ष पतिता वगैरह कुछ भी कर लीजिए, वृक्षात पतिता इति वृक्ष पतिता, तो वहां वृक्ष से अलग हुआ वो चीज, है ना, वहां वृक्ष के साथ जुड़ा नहीं वो, बल्कि अलग हुआ। इसलिए पतित शब्द का यदि संयोग अर्थ है तो द्वितीय समास करिएगा, विभाग अर्थ है तब वहां पर आप पंचमी समास करिएगा, उसका बस यही रहस्य है। स्पष्ट हुआ ना पुरुषोत्तम जी, यही तो बात है ना। वहां के दोनों के उदाहरणों को देख लेना। तो चलिए मित्रों, ये समास यहीं तक हुआ। अब इसके बाद अब हम और तत्पुरुष समास को धीरे धीरे पढ़ेंगे इसे, तो समापन करते हैं आज ही, ठीक है जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि, प्रणाम। नमो नमः। महादेव महादेव सभी।